बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे तनेजा साहब ने कहा कि एक तो अमेरिका के ऊपर दबाव है कि भाई एमओयू जिस तरीके से किया आपने उस तरीके से होना नहीं चाहिए, और दूसरा इजराइल की लॉबी का बड़ा दबाव हो सकता है। और उधर ईरान की तरफ से दबाव ये है कि जो वहाँ पे इमोशन अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है, राष्ट्रवादी इमोशन, तो हो सकता है कि उसका भी एक नतीजा हो कि किसी भी तरह के अग्रेशन को ज़्यादा ठोस तरीके से जवाब देना चाहता हो ईरान, चूंकि अभी माहौल वहाँ पर ऐसा है। लेकिन दोनों सवालों पे हमारे पास कौल साहब हैं, उनसे भी जवाब लूंगा, और अब्बास रिजवी साहब के पास भी आऊंगा, फिर नरेश कौशिक साहब बताइए कहाँ पे मामला फंस रहा है। कौल साहब, ये सही बात है क्या कि इजराइल की लॉबी इतनी ज़्यादा हावी है कि एमओयू को लागू करने के पक्ष में नहीं है? क्योंकि जब एमओयू हुआ था तब इजराइल ने जिस तरीके के बयान दिए थे, अपने आप को इससे अलग रखने की कोशिश की थी। और दूसरी बात ये कि तनिया साहब ने कहा कि ईरान के नेगोशिएटर हैं, वहाँ के डिप्लोमेट हैं, वहाँ के इन सब रणनीतिक चीज़ों को समझते हैं, और अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है? वहाँ के बिजनेसमैन आ रहे हैं, वहाँ के उनके अपने रिलेटिव आ रहे हैं। तो ये आखिर क्यों क्यों क्या माजरा क्या है? नमस्कार। देखिए, संक्षिप्त पहला में जो बोलिएगा, सवाल फिर आपने बाकी मेहमानों पूछा के पास कि जाऊंगा। हाँ, जो आपने पहला सवाल पूछा कि जो उनके नेगोशिएटर्स आ रहे हैं, उसकी जो रूपरेखा है, वो प्रोफ़ेशनल लोग लिख कर भेजते हैं, वो फेस हैं उनके। ये बिल्कुल बड़ी सही बात है कि वो एक प्रोफ़ेशनल नेगोशिएटर्स नहीं है। पर ये समझना कि वो अकेले उठ के वहाँ से प्लेन इन में पहुँच आमने रहे हैं यहाँ सामने पे। बैठेंगे तो हर कुछ लिख करके तो नहीं होगा ना। आमने सामने जब करेक्ट, बैठेंगे लेकिन तो हर कुछ तो लिख के नहीं आता, आमने सामने बैठे हैं तो। हाँ। जी हाँ, यही स्टाइल पहले से है और इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज़्म ट्रम्प सरकार का यहाँ के दूसरे चैनल्स जैसे सीएनएन आप उठा लीजिए, एबीसी उठा लीजिए, जो इसपे रोज़ होता है कि हम इतनी डेलिकेट सिचुएशन पे सीज़न्ड डिप्लोमैट 20-20, 30-30 साल के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स यहाँ पे हैं, वेटरन्स, उनको क्यों नहीं भेज रहे? और अभी रिसेंटली जो एक और मुद्दा उठ रहा है कि इनको इनसाइड ट्रेडिंग से 3 साढ़े 3 बिलियन डॉलर का जो फ़ायदा हुआ, वो एक अलग ही अमेरिकन पॉलिटिक्स में मुद्दा उठ रहा है। लेकिन जो आपने आई थिंक जो पहले सवाल पूछा वो आपका कट रहा था। कैन यू रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन? क्योंकि मैं लास्ट पॉइंट ही सुन पाया। हाँ, कि इजराइल लॉबी इतना ज्यादा हावी हो गई है कि करेक्ट। उस लॉबी के दबाव में अमेरिका या ट्रंप इस एमओयू को पूरी तरह से लागू करने से बचना चाहते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि पहले तो जो मागा वोटर बैंक था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तकरीबन 75% ही सपोर्ट बचा है और उसमें भी बड़ी आवाज़ें रिपब्लिकन पार्टी से उठ रही हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इज़राइल की लड़ाई है और उसको वो अपने फ्रंट पे बिल्कुल नहीं बेच पा रहे। नंबर 2 जो इज़राइल लॉबी है, वो पहले से इस बात को बिलीव करती है कि इज़राइल को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए लेबनान पे क्योंकि लेबनान एक लॉन्ग स्टैंडिंग नेल है, जो इज़राइल के शूज़ में हमेशा चुभता रहता है और यही टाइम है कि इनको निप इन द बड जिसको बोला जाता है वो किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो कोर वोटर बैंक है मागा का, जिसने उनको जिताया है, जो मिड ईस्ट के फार्मर्स हैं, जो रेगुलर लोग हैं, जो स्टील मिल्स में काम करते थे, ये सब जो लोग हैं, जिनके पास अब जॉब्स के नंबर्स गिरते जा रहे हैं। अब हमारे जो एआई से डिसरप्शन आई है, उसके भी नंबर्स लैग्ड हैं, जो अब दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं दबाव ट्रम्प पे बहुत ज़्यादा है, उसके कोर वोटर बैंक से कि अपने घरेलू मुद्दों पे फ़ोकस रखें और ये अननेसेसरी इज़राइल की वॉर में ना घुसें। लेकिन इज़राइली लॉबी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा कि इज़राइली लॉबी मागा वोटर बैंक को ओवरटर्न कर सके। तो मुझे जो दिख रहा है वो लड़ाई को जल्दी रोकने का बहुत बड़ा दबाव है और इज़राइल को एक्चुअली बिलीव इट और नॉट इज़राइल को कंट्रोल में लाने का भी बहुत बड़ा दबाव है, जिसके जिसके ऊपर एक्शन्स अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। लॉबी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। दरअसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक सर। शशांक सर, हम लोग चर्चा अभी कर रहे थे, आप अभी जुड़े हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं एक लाइन में कि ये दोबारा से सीज फायर टूटने की नौबत क्यों आ गई। तो दो तरह की राय निकल कर सामने आई। एक राय ये कहती है कि ईरान के भीतर जो इस तरह का इमोशन, राष्ट्रवादी इमोशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, वो नहीं चाहता कि हम अपनों को सरेंडर होता हुआ दिखें। दूसरी राय ये निकल कर आई कि अमेरिका के अंदर इजराइल लॉबी इतनी ज़्यादा हावी है कि वो नहीं चाहता कि एमओयू पर टिके रहिए, ईरान पर थोड़ा सा दबाव बना के रखिए। लेकिन ये आपको क्या लगता है, इस सीज फायर टूटने के कगार पर जो पहुंच चुका है, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? मैं एक वजह और जोड़ देना चाहता हूं क्योंकि ये निर्णय ट्रम्प साहब ने नेटो जी। मीटिंग में अनाउंस किया तो वहाँ यूरोप के देश और खासकर यूक्रेन के नेता ये सब पहुंचे थे कि ट्रम्प साहब को अब जो है यूरोप के मसलों में उलझाएंगे क्योंकि नेटो का मेन पर्पस यूरोप का है। लेकिन ट्रम्प साहब ने सबसे हटके
ऐसा मसला उठा लिया कि वो यूरोप और यूक्रेन सख्ते में आ गए हैं और ईरान के मसले पर उन्होंने हालांकि बहुत सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे नेगोशिएटर बात करना चाहते हैं तो करें ज़रूर, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जवाब चाहिए, मुझे हल चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर उनके अपने जो नेगोशिएटर हैं, उनके सन इन लॉ हैं, विटकॉफ हैं, तो अगर वो जाते हैं, नेगोशिएट करते हैं तो कोई डील लेकर आएँ। और जो पहले वो कहते थे कि ईरान के लोगों में बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर वो बात करना चाहते हैं, करते रहें, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है कुछ भी उनके ऊपर। तो मतलब ये है कि वो हालाँकि बहुत ही उनका अपना स्ट्रॉन्ग उन्होंने रिएक्शन दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को कि इस समय वो स्ट्रेंथ दिखा के अपनी नेगोशिएशन करना चाहेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पर। उसमें अगर वो ईरान को हिला सकेंगे क्या? न्यूक्लियर के मसले पे या लेबनान के मसले पर, तो ये हम सोचने की बात है, क्योंकि इज़राइल चाहेगा कि कैसे लेबनान का मसला ट्रंप साहब ने नेगोशिएट कर लिया ईरान के साथ में, इज़राइल को बताए बिना ये कहते हुए कि ये तो हमारा अपना आदमी है, इसको बात माननी ही होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इसके बीच में बिंदु हैं, जो इस समय कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमको देखना पड़ेगा कि ट्रंप साहब जो है ये अपने खाली टेम्पररी बेस को सपोर्ट करने के लिए, उनको अपने साथ में रखने के लिए कर रहे हैं, या ये लंबा अब खत्म हो गए, पूरी डील पूरे तरीके से खत्म हो गए। मुझे अभी भी उम्मीद है कि पूरे तरीके से डील खत्म नहीं हुई है और ट्रंप साहब के ऊपर अपने इस तरह के पॉलिटिकल दबाव डोमेस्टिक जरूर रहेंगे कि भाई डील को खत्म नहीं करना है, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल आपसे पहले नरेंद्र तनेजा साहब यही बात कर रहे थे कि जो ट्रंप कह रहे हैं और करेंगे क्या, दोनों में देखना होगा, जो कह रहे हैं वही करेंगे या फिर करते कुछ और हैं। और नरेश कौशिक साहब, आपको भी लगता है कि जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं शशांक सर कि ये सीज फायर खत्म नहीं होगा, ये टेम्परेरी था, दोनों बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ हल निकालेंगे? देखिए, फुल स्केल लड़ाई की तो अब संभावना नहीं है, हालांकि इजराइल चाहता है। इजराइल इस युद्ध विराम के और इस एमओयू के बिल्कुल पक्ष में नहीं था और उसकी तरफ से दबाव हमेशा से रहा है कि हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल का कोई उद्देश्य इस लड़ाई से पूरा नहीं हुआ है। उसके हिसाब से लड़ाई चलनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस लड़ाई को आगे चलाने की स्थिति में नहीं है। वहां पर आर्थिक दबाव है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इस लड़ाई को और आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अमेरिका का जो मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका काफी नुकसान हुआ है और कुछ तो ऐसे सिस्टम्स हैं जो 50% से ज्यादा खत्म हो गए हैं, जिनको पूरा करने में कई साल लगेंगे। और इस समय अमेरिका पर काफी दबाव है कि वो अब फिर से इस लड़ाई को फुल स्केल पे ना शुरू करे। दूसरी तरफ से ये है कि अमेरिका के अंदर इजराइल की लॉबी है महत्वपूर्ण, लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी। उसकी एक वजह यह है कि इजराइल के प्रति समर्थन अमेरिका में अब धीरे धीरे घट रहा है। यहां तक कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिसके बेस पर जो भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था वो इजराइल के साथ रहता था, डेमोक्रेट भी रहते थे इजरायली लॉबी की वजह से, लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी काफी समर्थन इजराइल का घट रहा है और बहुत सारे मागा के जो समर्थक हैं वो भी इस मामले में, जैसा कि कौल साहब ने बताया भी, वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि ये लड़ाई चले। तो ये बात ईरान भी समझता है। और जो बात जो नरेंद्र जी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वाला मुद्दा, ये जरूर न्यूक्लियर वाला मुद्दा है, लेकिन इस समय ट्रंप के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, क्योंकि उसकी वजह से ना केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ना केवल उनके जो खाड़ी में जो उनके दोस्त हैं उनकी अर्थव्यवस्था, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका नुकसान हो रहा है। और अमेरिका पर इसका दोष मढ़ा जा रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है इजराइल के कहने पर। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहना चाहिए,
लेकिन ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लीवरेज नहीं छोड़ने देना चाहता। उसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया वहां पर बहुत बड़ा जो उग्रवादी जो तबका है वो हावी है। वो बिल्कुल नहीं चाहता इसमें किसी तरह का, बावजूद इसके कि ईरान की अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि कल क्या आज ही ट्रंप ने जो सैंक्शंस का जो कंसेशन दिया था वो वापस ले लिया है। तो इसके बाद में ईरान के अंदर भी ये सोच होगा कि क्या हम अपने वजन से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ रहे, कहीं ऐसा तो ना हो कि दुनिया में जो दूसरे जो रूट हैं तेल भेजने के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लोग नेग्लेक्ट करके और जगह जाने लगे, तो फिर वो लीवरेज कहाँ रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। बिल्कुल, ये एक कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मतलब इस पे जब भी चर्चा होती है अब्बास रिजवी साहब, कि ठीक है एक सीमा तक ही आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे बार्गेन कर सकते हैं, एक सीमा से ज्यादा जाएंगे तो उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है ईरान को। जी, देखिए लक्ष्मण जी, कितना डबल स्टैंडर्ड है दुनिया में, कितना विरोधाभास है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इज़राइली लॉबी आके अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को जब इफ़ेक्ट करती है, उसको बदलती है, तो उसको कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी है, अमेरिकन लॉबी है। लेकिन जब ईरान की जनता अपने राष्ट्रीय हित के लिए, अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए आके अपनी हुकूमत से कोई मुतालबा करती है, तो अफ़सोस की बात है कि उन्हें उग्रवादी कहा जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड है। इसी डबल स्टैंडर्ड की तरफ मैं इशारा करूँगा। कौल साहब ने कहा इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मैरीन लॉ। ये अमेरिका से बैठ के कोई अमेरिकन अगर ये कहे कि इंटरनेशनल लॉ की बात है, वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया गया, क्यूबा पे जो ब्लॉकेड लगाया गया, ईरान के ऊपर जो 28 फरवरी को हमला किया गया, वो सब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हुआ था। किसी मुल्क के स्टेट ऑफ हर्ट को मार देना, कत्ल कर देना, उसके बाद आके दुहाई देना इंटरनेशनल लॉ की, कितनी बेशर्मी की बात है वाकई। बुलिंग की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बुलिंग से परेशान किया है अमेरिका ने, टैरिफ लगाया, किस तरीके से दूसरे मुल्कों पे कब्जा किया, लाखों लोगों की जान चली गई, उसके बाद बुलिंग की दुहाई दी जा रही है। डबल स्टैंडर्ड का वाकई इससे ज्यादा कहीं पे भी जो है मुजाहरा नहीं हो सकता है। जहां तक की बात है ईरान के अंदर वो शक्ति है, मिलिट्री शक्ति हो, चाहे डिप्लोमेटिक की शक्ति हो, चाहे उसकी आवाम की। ईरान की आवाम पूरी तरीके से अपनी हुकूमत के साथ है। बस उनका मुतालबा यह है कि ट्रंप जैसे एग्रेसर्स को जो है सजा मिलनी चाहिए। उनकी दोबारा ये हिम्मत ना हो कि किसी भी मुल्क के ऊपर, ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, लीबिया के ऊपर आके वो इस तरह से नरसंहार कर सके। आप देखिए ट्रंप की क्या रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग, और आयतुल्ला खामनेई की क्या पॉपुलर रेटिंग थी, जिस तरह से उनके फ्यूनरल में लोग शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो राष्ट्रीय सम्मान की बात है ईरान की साइड से, कि हम किसी भी तरह से झुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे सुप्रीम लीडर को मार दें और उसके बाद बार-बार आके प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए से हमें अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ईरान का कब्जा रहेगा, ये पूरी तरह से ईरान का क्लियर स्टैंड है, चाहे वो डिप्लोमेसी के मैदान में हो, चाहे वो मिलिट्री मैदान में हो। ईरान कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे, और पूरी दुनिया इसके लिए मानसिक तौर से आमादा हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। सिर्फ इज़राइल और अमेरिका के अंदर ये थोड़ा-सा अभी तक ये रस्सी चल गई, बल नहीं गया वाली बात है। उनको ये बात हज़म नहीं हो रही है कि ईरान का जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, इसीलिए पूरी देखिए 4 महीने के बाद घूम फिरा के बात वहीं आ गई। क्या 4 महीने पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद था? जैसे कि तनेजा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही। 4 महीने पहले जब हमला किया गया तो क्या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद था? उस वक़्त क्यों हमला किया गया? उस वक़्त क्यों आके सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया? तो यहाँ पे ये बात उठती है कि इंटरनेशनल लॉ, किसी मुल्क के बुली करने की बात है, ये सब बात सेकेंडरी है। सिंपल बात ये है कि इज़राइल और यूएसए चाहते हैं ईरान को दबाव में लेके अपनी बात मनवा ले। ईरान अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम कहीं भी झुकेंगे नहीं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और सैंक्शंस लगाना है, सैंक्शंस तो 40 साल से लगे ही हुए थे, सैंक्शंस को रिन्यू करना कोई नई बात नहीं है। और मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी जो है पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब एक नया दौर आया है इस जंग के बाद। ईरान एक बड़ी शक्ति की तरह उभर के आया है सामने, और जिस तरह से मुख्तलिफ देशों के डेलीगेशन से शिरकत करी है फ्यूनरल के प्रोसेस के अंदर, उससे भी काफी फ्रस्ट्रेट होंगे। इतना ज्यादा प्रेशर बनाया ट्रंप ने और अमेरिका ने कि ना जाएं लोग ईरान के फ्यूनरल के प्रोग्राम में, लेकिन बड़ी तादाद में लोग शिरकत करी, डेलीगेशंस आए, इस वजह से भी काफी फ्रस्ट्रेशन है। तो मुझे लगता है कि सारा जो मामला है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का भी नहीं है, ये न्यूक्लियर का भी मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं साख की लड़ाई हो गई है। ईरान अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहा है, अपने नेशनल हित के लिए लड़ रहा है, इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है,
और अमेरिका अपना जो बुलिंग का कल्चर है, दूसरे मुल्कों पे जाके कब्जा करना, उनके रिसोर्सेज को छीन लेना, कत्लेआम करना, लोगों को मारना, वो अपनी जो इमेज उसकी खराब हुई है इस जंग के बाद, वो चाहता है दोबारा इस इमेज को बनाए कि हम दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं। धीरज हम कौल जो साहब चाहेंगे वो कुछ होगा जवाब और देंगे? ईरान ठीक है, इसको टुकड़ा- ठीक है। अब्बास रिजवी साहब आपकी बात पूरी हो गई। जब धीरज कौल साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं शशांक सर के पास जाऊंगा। देखिए, आपके पैनलिस्ट बास जी एकदम फ्लो में बोल रहे थे, और मैंने आपके सभी पैनलिस्ट की बात सुनी। आई अंडरस्टूड एग्जैक्टली। वो नरेश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, शशांक जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, लेकिन मैं बार बार मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारे ईरान के फ्रेंड इधर बैठे हैं, ये क्या बार बार भूल जाते हैं कि भाई अक्टूबर 7 को 1200 लोगों को क्रॉस बॉर्डर जो फेस्टिवल टॉलरेट सेलिब्रेट कर रहे थे, क्रॉस करके मार दिया गया। 271 लोगों को अबडक्ट कर दिया गया, और ईरान को ये ऐसा इनोसेंट प्रिडिक्ट करते हैं वर्ल्ड में। दिस इज मैं वॉर जिस दिशा में जाए, लेकिन प्रोपोगेंडा वॉर पे तो ईरान ने अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है, पूरे वेस्ट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक विक्टिम दिखाते हैं। जो भी इनके टेंटिकल्स हैं, ये हमास हो गए, हूती हो गए, हिजबुल्ला हो गए, इन्होंने कितने टेरर इन्फ्लिक्ट किए हैं। कितने निर्दोष देश जिनका दूर दूर तक इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जनता के ऊपर कितने कितने फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हुए हैं। ऑयल और गैस, भारत का क्या कसूर था इस लड़ाई को लेकर? भारत की इनफ्लो आपने क्यों टैंकर्स बंद किए? आपको किसने हक दिया था श्रीलंका के टैंकर्स बंद करने के लिए जो ऑयल जा रहा था, या जापान के, या साउथ कोरिया के, या दूसरे देशों के? वो तो फिर भी विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आपने जमीन में घुसा दी। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और जो 40,000 लोग, ये अपने आवाम की बात करते हैं, जो 40,000 लोगों को इन्होंने मार दिया, और पिछले 2 दशकों में कितनी एट्रोसिटीज की हैं, कहां कहां पे ये टेरर सप्लाई करते हैं, फंड करते हैं, क्या हम इसके बारे में नहीं जानते? ईरान का स्टांस कश्मीर पे क्या रहा है, क्या हम इसके बारे में नहीं जानते? ईरान भारत को अपना मित्र बोलता है, भारत के टैंकर्स के ऊपर अटैक किया, और ये जो वहां ईरानियन आपके फ्रेंड बैठ के हंस रहे हैं, भारत के जो इंटरेस्ट इस पे इंप्लीकेट हुए हैं, क्या उसके ऊपर इन्होंने कभी बोला? कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जब रिलीजियस फैनेटिज्म आता है, तो सब चीज एक साइड हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं पर्सनली इसको कंडोन करता हूँ, एक रिलीजियस लीडर को कैसे बम्बार्डमेंट में मारे गए, और जो इनोसेंट बच्चे वहां मारे गए, वो बहुत शर्मनाक पेज है अमेरिकन हिस्ट्री में, और हमेशा याद रहेगा। जो फिलिस्तीन में बम्बार्डमेंट में इनोसेंट लोग मारे गए, वो भी एक बहुत बड़ा शर्मनाम। और ये मत भूलिए, ईरान में आपने कितने प्रोटेस्ट देखे, अमेरिका में देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए जो इनोसेंट लोग मरे उसके खिलाफ। कैलिफोर्निया में मैं बैठा हूँ, बहुत बड़ी जनता ने ओपनली बात करी, और हम 250 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे वैल्यूज हैं, यहाँ पे लोग खुल के बात करते हैं। ईरान में क्या स्थिति है आप बोल सकते हैं? आपको IRGC कल डाली, ये हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। आप आसपास के क्या क्या एट्रोसिटीज हुई हैं, आप सब ओपन है। ईरान से आप ईरानियन है, देखिए आप ईरानियन है, अब्बास रिजवी साहब, आप अकेले ईरानियन नहीं है। आपकी जो प्रोपोगेंडा मैंने 10 मिनट बेफ्लो का सुना, एक टेरर रिजीम को कैसे आप इनोसेंट विक्टिम दिखाते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है। और डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे आपके जैसे लोग आके ये क्लेम करते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग। धीरज कौल साहब ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा दे रहा है। धीरज कौल साहब दीजिए। हाँ, धीरज कौल साहब आपने जो मुद्दा उठाया उसका जवाब मैं लूंगा। धीरज कौल साहब, जो आपने मुद्दा उठाया उसका जवाब लूंगा, लेकिन हमें तुरंत एक ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक पे से लौटेंगे तो ये ब्रेक, हाँ बिल्कुल जवाब लेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो एक सवाल और आपसे पूछूंगा, आप सभी मेहमानों से, कि क्या अब हमें यानी भारत या भारत जैसे देशों को ऐसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा? कुछ परमानेंट उपाय निकाल कर रखने हों क्या? कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, कभी बंद हुआ, कभी ऐसी स्थिति आई, अब आपको थोड़ा सा न्यू नॉर्मल की तरफ जाना होगा। इसके लिए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।